गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। उम्मीद करता हूं कि आप इस रेगुलर क्लास को देखते होंगे। ये क्लास केबी, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी के लिए फ्री में है, इसका कोई पैसा नहीं लग रहा है। और साथ ही देश में कोई भी टीचर एग्जाम दे रहे हों या बीएड कर रहे हों, डीएलएड कर रहे हों, सबके काम का है। बहुत थॉरो क्लास है, इसलिए इस क्लास को भूले ना, ज़रूर देखें, दोस्तों को बताएं और इसके स्टडी मटेरियल का पीडीएफ मंगा सकते हैं। तो पीछे हमने बताया था कि कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। उसमें हमने 3 थ्योरी का बड़ी विस्तार से चर्चा किया। जीन पियाजो की थ्योरी, जीन पियाजो के बाद कोहेलबर्ग की और इरिक्सन की। जीन पियाजे और कोहलबर्ग एक तरह से किशोरावस्था के बाद चीज़ों को छोड़ते हैं, एडुकेशन तक जुड़े होते हैं। इरिक्सन जन्म से मृत्यु तक की बात को उठाते हैं। उसके पढ़ने के बाद, चूंकि ये सारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट है, आज हम चर्चा करेंगे। वो क्लास लंबी हो गई थी, इसलिए इसको कट कर दिया था। और आज चर्चा करेंगे सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। पहले आधुनिक काल तक ऐसा माना जाता था कि सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। उस पर कोई फोकस नहीं करता था कि किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में इस पार्ट की क्या भूमिका है। उसको कहीं ना कहीं टेकन फॉर गारंटेड ले लिया जाता था और ज़्यादातर जोर बच्चों के आईक्यू पे, उसकी बुद्धि के विकास पे, यानी मेंटल डेवलपमेंट से कोरिलेट होता था। कहते थे अरे लो आईक्यू का बच्चा है, ये है। तो लेकिन अमेरिकन स्कूल ऑफ साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज़ को बहुत गंभीरता से विश्व पटल पे डाला और उस आदमी का नाम है पीटर सलावे। और पीटर सलावे के चीज़ों को बहुत आवाज़ देने का काम किया डैनियल गोलमैन ने, जब इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस की रचना की। फिर जाकर शिक्षा जगत ने इसको हाथों हाथ लिया। अब होता क्या है कि चाइल्ड डेवलपमेंट में ये पूरी दुनिया एस्टैब्लिश हो चुकी है, इस फैक्ट का कोई तोड़ नहीं है कि जब बच्चा 5 साल का होता है तो 85% डेवलपमेंट उसमें हो चुका होता है। 85% विकास, बौद्धिक विकास हो चुका होता है। तो तब वो स्कूल में जाता है। चूंकि स्कूल में आयु 5 से 6 साल है पहली क्लास की। बिफोर डैट जो मास है, सबके पास संसाधन नहीं है कि प्रे स्कूल भेजे, ये करे। थोड़े बहुत सरकार का कहीं कहीं चलता है आंगनवाड़ी, और सब जगह ठीक से नहीं चल रहा है। जहाँ म्यूनिसिपैलिटी बहुत एक्टिव है, जहाँ ग्राम पंचायत एक्टिव है, तो दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है। नई शिक्षा नीति 2020 के बाद यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? तो नई शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा में अपना स्पैन को बढ़ाया, दायरा को बढ़ाया। उसकी परिधि अब कहाँ चली गई? पहले शिक्षा पे कहता था, कानूनी विधान था, राइट टू एजुकेशन संवैधानिक दायित्व था कि पहली क्लास से वो सरकार के रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ओनली सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आफ्टर दैट 2020 इस शिक्षा नीति ने क्या किया, जो इस वर्ष मतलब 22 में बड़े धूमधाम से सब जगह लागू हो गई, 23 से वो दौड़ेगी। क्योंकि 2 साल तो पेंडेमिक में वो शिक्षा नीति खुद ही धूल फांकती रही। पहले मानव जीवन को बचाया जाए, वो काम सरकार ने किया।
तो बड़ी क्रांतिकारी शिक्षा नीति है। किन संदर्भ में ये क्रांतिकारी है? तो अब सरकार ने अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है पॉलिसी में, कि क्लास मतलब 3 वर्ष का बच्चा नॉलेज के डोमेन में इंटर कर जाएगा। कोई ना कोई उसको इंस्ट्रक्टर होगा, उसके कुछ पाठ्यक्रम होंगे, उसकी रूटीन होंगे, और सरकार ने उसका सबसे पहले करिकुलम किसी का जारी किया है स्कूल में, वैसे कॉलेज का पहले जारी हुआ है, तो सबसे पहले करिकुलम जारी हुआ है इसी ग्रुप के लिए। यानी अब पहले 10+2+3 था, शिक्षा बटा हुआ स्कूल शिक्षा 10+2 के अंदर था, अब है 5-3-3-4, 15 साल का। तो इस 5 में 3 सालों आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, बाल वाटिका, वॉटएवर, और 2 साल पहला दूसरा, उसके अंदर इसको क्लब किया गया है। और उसके लिए सारी चिंताएं, सारा सिलेबस, सब कुछ आ चुका है। चूंकि नीति बनती है, उसके बाद उसी नीति पे वही समिति के कस्तूरी रंगन ही, जो इस समिति नई शिक्षा नीति के थे, उन्होंने ही उसके लिए करिकुलम बनाया। अब करिकुलम पे सिलेबस बन गया, एनसीईआरटी बनाई, और उस हिसाब से अब सारे बच्चे पढ़ेंगे। तो और उसके बाद अभी नेक्स्ट 3-3-4 का नहीं आया, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो उसमें क्या हुआ कि सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, जो कहते हैं प्लेटो खुद, कि जीवन में सोशल इमोशनल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल है। चूंकि बच्चा अगर कोई कहानी भी सुनता है, ठीक ठाक से वो सुनने लगता है 3 साल में, तो अमिट छाप छोड़ता है उसके व्यक्तित्व पे। इसलिए उस कहानी को प्रछन्न कर कर, फिल्टर कर कर वहाँ तक आना चाहिए कि क्या मुझे परोसना है, क्या नहीं। चूंकि उससे ही उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है, बीजारोपण हो जाता है। तो हमारी भी शिक्षाविद की यही चिंताएं थी, जिसको सरकार ने आदर किया है। तो अब सोशियो और इमोशनल डेवलपमेंट को हमको ये मान के चलना होगा कि ये बच्चा है, इग्नोर नहीं करना होगा। चूंकि उधर से भी बाल मनोविज्ञान के पक्ष से भी पीटर सलावे ने कहा, और उस स्कूल ने कहा, डैनियल गोलमैन ने, कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज मोर इंपॉर्टेंट, मोर पावरफुल दैन एनी अदर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। चूंकि इमोशन ही वो चीज है जिसके चलते बच्चा कनेक्ट करता है, किससे? फैमिली एज वेल एज सोसाइटी और कम्युनिटी। और कम्युनिटी का ही पार्ट है स्कूल। स्कूल इज नॉट अवे फ्रॉम कम्युनिटी, दिस इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कम्युनिटी। स्कूल, फैमिली, सोसाइटी, ऑल आर रिजाइडिंग, सब वहीं रहते हैं। तो कम्युनिटी से बाहर का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जब इस पे एक ट्रेंड आदमी, एक समझदार आदमी इस बच्चे को टैकल करेगा, अब इसके लिए भी माली आ गया, तो कहीं ना कहीं वो फूल भी मुरझाएगा नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान एक इतना विविधतापूर्ण देश है, विश्व में कोई नहीं, कि माँ बाप ही स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, माँ बाप से ही प्रताड़ित होता है। लिंगीय भेद इतना है, बेटा को पढ़ाना चाहेंगे, बेटी को नहीं, बेटे का केयर टेकर बेटी को बना देंगे। तो लेकिन अगर सिस्टम व्यवस्था करती है तो धीरे धीरे वो परिवर्तन दिखता है, हुआ है और होगा। इसके प्रति आप आश्वस्त रहें। तो कहता है कि विकास के मुख्य 4 क्षेत्रों में अपने पहले 5 वर्षों में तेजी से बढ़ते और विकसित होते हैं बच्चे। और ये क्षेत्र हैं भौतिक, फिजिकल, यानी दौड़ना, कूदना, उछलना, ये है उसका डेवलपमेंट। डेट इज कॉल्ड मोटर डेवलपमेंट, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद संचार और भाषा, फिर कम्युनिकेशन और लैंग्वेज डेवलप करता है हर बच्चा। जन्म से ही बच्चे के अंदर भाषा, जब वो इस संसार में आता है उसी दिन से वो भाषा सीखने का प्रयास करता है। सबसे पहले अगर कोई चीज मनुष्य सीखता है तो भाषा। किससे? मजेदार बात है, ये कंफ्यूजन में कभी मत रहें, कोई भी ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये टिक मत मारें कि भाषा कोई उसको सिखाता है।
कोई रोल नहीं है, भाषाविदों ने कह दिया, नो माता नो पिता नो सोसाइटी। और आगे बढ़ के जो सबसे बड़े हमारे आपके समय के भाषाविद हैं, अभी भी जिंदा हैं, 93 ईयर के होंगे, नेम चेम्स्की। उन्होंने कहा कि हर बच्चा एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेके आता है, भाषा अर्जन का उपकरण उसके अंदर होता है, ईश्वर ने दिया। बहुत सारे उपकरण लेके आता है। जैसे आपने जीन पियाजे में देखा कि स्कीमा होता है, जहाँ पे गैदरिंग होती है, जहाँ पे कलेक्शन होता है, और एक तरह से रिजर्वॉयर है। वो क्या है? एक बहुत बड़ा कुंड है, जलाशय है ज्ञान का। तो उसी तरह से लैंग्वेज के लिए डिवाइस है, उस डिवाइस से सीखता है, संघर्ष करता है और नकल करना चाहता है। कई प्रयोग किए गए कि देखा गया कि बच्चा जिस सोसाइटी में रहता है उसका भाषा। और एक मजेदार भाषा के बारे में बात बता दूं कि भाषा वो सीखता है अपने यत्न से, प्रयत्न से अर्जित करता है, और उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करता है बच्चा, उसमें कोई गलती नहीं होती है, नो ग्रामेटिकल मिस्टेक। लेकिन आप जो टीचर हैं, आप जब जाएंगे पढ़ाने तो ढेर सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको मिलेंगे बच्चों को। ऐसा क्यों होता है? तो कहीं ना कहीं भाषा का जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब एक्विजिशन प्रोसेस फिर सेकेंड भाषा सीखना हो चाहता है, क्योंकि कोई भी आदमी का हिंदी हिंदुस्तान में मातृभाषा नहीं है, सबके अपने स्थानीय भाषा हैं, अपनी बोली है, बोली और भाषा में कोई अंतर नहीं है, बार बार कह चुका हूं। तो उस भाषा का वो ग्रामर सही से जान जाता है, उसमें वो गलती नहीं करता है। लेकिन जब दूसरी भाषा में आता है तो कुछ सिखाने वाले वो गलत कर जाते हैं। दूसरी बात, वो संघर्ष करता है उसको सीखने के लिए, चाहे आप हिंदी सिखाते हो या अंग्रेजी, क्योंकि उसके वोकेबलरी यूज नहीं होता है, अंग्रेजी में होता ही नहीं उसके पास। हिंदी में एक और ब्यूटी है कि जितनी भी लोकल लैंग्वेज है उसी के शब्द हिंदी में भी हैं, तो कनेक्ट करने लगता है, लेकिन व्याकरण में वो गड़बड़ी कर जाता है। अब बंगाल का बच्चा बंगला बहुत अच्छा बोलता है, और उसको अगर हिंदी सीखना हो तो लिंग संबंधी उसको समस्या होने लगती है, वचन संबंधी समस्या होने लगती है, उसके क्रिया भेद अलग हैं। वो पानी खाना कहता है, जल खाओ, हम पानी पीना जानते हैं। तो इस चीज के कंट्राडिक्टरी में वो गलत हो जाता है। वही बच्चा भोजपुरी में, उसको सारे शब्द हिंदी के ही नजर आते हैं, थोड़े से परिवर्तित होते हुए, लेकिन भोजपुरी या जितनी बिहार की भाषाएं हैं, मैथिली हो, बज्जिका हो, मगधी हो, अंगिका हो, सब भाषा की एक समस्या है कि अल्फाबेट उसके थोड़े कम हैं। जैसे जितनी भाषाएं पूर्वोत्तर की हैं, पूरब की हैं, इलाहाबाद से लेकर बांग्लादेश तक आप चले जाएं, ऊपर आसाम तक, तो वह शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं है, वह नहीं है। वास्तविक वो नहीं बोलते हैं, वास्तविक बोलते हैं। विनोद बोलते हैं, विनोद नहीं बोलते। तो वह शब्द नहीं है उनके डिक्शनरी में, वो उनको पता ही नहीं, क्या उनका है ही नहीं, वो से कोई लेना देना ही नहीं है। तो वो शब्द नहीं होने से उनको दिक्कत होती है। तो वह नहीं है किसी भी इलाहाबाद से लेकर बांग्लादेश तक की भाषा में। क्या है? ब से काम चलाना पड़ता है। तो जब चीज है ही नहीं तो गलती तो होगी, तो उसको गलती भाषाविद नहीं मानता है। यही कारण है कि कुछ दिनों से देखते होइएगा कि सीबीएसई में भाषा में 100 में 100 नंबर आता है। भाषा अंडरस्टैंडिंग की चीज है। भाषा अपने साथ संस्कृति को ढोती है। भाषा के अपने शब्द होते हैं, भाषा की अपनी लोकोक्तियां होती हैं, अपने प्रोवर्ब्स होते हैं, और उससे भाषा जिंदा रहती है, उससे उसकी संस्कृति जिंदा रहती है, उससे उसका खान पान जिंदा रहता है, और सोशलाइजेशन होता है इमोशनल बेस से। तो अगर आप उस सोशलाइजेशन हुआ पड़ा है उसको आप डिरेल्ड कर देंगे, अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो डिरेल्ड हो जाएगा वो। जिसका जितना अच्छा सोशलाइजेशन होगा किसी भी भाषा में उतना अच्छा करेगा वो। तो अब हिंदी में हैं का प्रयोग है, कोई गुरुवर पूर्वांचल में नहीं पढ़ाते हैं कि हैं और हैं के प्रयोग के बारे में। अब इसमें है कि ये बहुवचन में भी यूज होता है,
और सम्मान सूचक शब्द में भी। ये बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, ये एक वचन में यूज होता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा फहरिस्त है भाषा का। अब कितना मैं बताऊं, क्योंकि भाषा के क्लास में करूंगा। तो कम्युनिकेशन कैरीड बॉय, कम्युनिकेशन को ढोने वाला कौन है? तो लैंग्वेज। लैंग्वेज इज ए कैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो उन चीज़ों को वो सीखता है। फिर संज्ञात्मक और सामाजिक भाग्यात्मक। इसके बाद कॉग्निटिव लर्निंग होती है। क्या है? मतलब ज्ञान को जानता है, वो विद्या को जानता है। तो ये कॉग्निशन का प्रोसेस है, कनेक्ट करता है किसके थ्रू? एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग और मार्गदर्शन में जाके वो ये विकास उसका होने लगता है। और ये विकास क्या है? डिकोडिंग है और फिक्सिंग है। दो शब्द है, कभी मत भूलिएगा। डिकोड क्या करता है? चीज़ों को कनेक्ट करता है। व्हाई दिस इज पेन? चूंकि अब डिकोड हो गया कि पेन ऐसा होगा, तो दैट्स व्हाई द रीजन कि वो उस चीज़ को फिक्स कर देता है, उसके मीनिंग को। वो हिलेगा नहीं। पेन है तो पेन है, ब्लैक बोर्ड है तो है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ लर्निंग। ये कॉग्निटिव लर्निंग से संज्ञात्मक ज्ञान ही करता है, वरना कम्युनिकेशन ही खत्म हो जाएगा। हम पेन समझे, आप फोन समझे, गया मामला। तो हर चीज की एक फिक्स होता चला जाता है, और वो वैसे ही फिक्स होता है जैसे सूर्य पूरब में उगते हैं। कोई उसमें डिबेट नहीं है कि व्हाई दिस इज कॉल्ड पेन, ये कोई डिबेट का मैटर नहीं है। व्हाई दिस इज नॉट पेन, ये डिबेट का मैटर है। यह कलम क्यों नहीं है, इस पे परिचर्चा हो सकती है, विमर्श हो सकती है, लेकिन यह पेन है, इस पे कोई परिचर्चा नहीं, कोई विमर्श नहीं। और अंत में आता है सामाजिक भावनात्मक विकास। बच्चे कैसे समझने लगते हैं कि वो कौन है, क्या महसूस कर रहे हैं, सर्दी, गर्मी, ठंडा, किसी को देखकर किसी की आंखों को पढ़ना, सड़क ठीक से पार करना, किसी से कैसे बात करना, भूख प्यास, सब कुछ उसी में आता है। भूख प्यास ना मोटर डेवलपमेंट में आता है, ना कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज में आता है, ना कॉग्निटिव में आता है। भूख प्यास लगना क्या है? सामाजिक और भावनात्मक विकास है। अगर कोई आदमी आपको सम्मान नहीं कर रहा है, अगर एक घर में एक बच्चा है, वो अपने, अगर उसकी चाची अच्छी नहीं है, बुआ अच्छी नहीं है, दादी अच्छी नहीं है, खाना नहीं खाना चाहेगा उससे, वो ढूंढेगा माँ को कि वो मुझे खाना दे, उसके साथ कंफर्ट नहीं होगा, उसके भूख गायब हो जाएंगे, उसके प्यास गायब हो जाएंगे, तनाव में रहेगा, खाएगा नहीं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भूख प्यास क्या है, तो मत मार दीजिएगा कि भौतिक डेवलपमेंट, मत मार दीजिएगा संचार और भाषा और कॉग्निटिव, ये सामाजिक और भावनात्मक विकास का है। तो सोच लीजिए कि पोषण जिस चीज से होता हो, जिससे जीने की गारंटी हो, वो कितना इंपॉर्टेंट चीज होगा। फिर खुद को कि मैं कौन हूं, क्या हूं, व्हाट इज माय पर्पस, कैसे कनेक्ट करता है चाचा, दाई, बाबा, लोग, सबसे, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देशभक्ति, राज्य भक्ति, परिवार भक्ति, गोत्र भक्ति, जाति भक्ति, धर्म भक्ति, जो आप कह लीजिए। तो कुनवापन का सेंस आता है कहीं ना कहीं, उसके थॉट प्रोसेस ट्राइबलिटी है, उसमें आदिवासियों का भी सोच है। एक साथ वो पहले अपने गोत्र के लिए लड़ेगा या अपने परिवार के लिए, फिर अपनी जाति के नाम पे कोई सवाल अस्मिता उठेगा, उसके लिए वो लड़ पड़ेगा। उसके बाद अपनी ज्योग्राफी के लिए लड़ पड़ेगा। दो गाँव के बीच फुटबॉल मैच करा दीजिए, अरे मेरा गांव अच्छा है, उसका अच्छा, शादी ब्याह में, अरे वो क्या बोलेगा, उस गांव में बारात सब भूखे रहता है। तो लॉट ऑफ फैक्शंस। तो ये सारी विभेदीकरण की प्रक्रिया किससे होती है? ये भारत है, पाकिस्तान है, रणजी ट्रॉफी, अरे यूपी जीत रहा है, पंजाब जीत रहा है, जो पंजाब के लोग हैं अपने लिए कर रहे हैं, मतलब डेट अ लॉट आर थिंग्स। तो सब कि एक देश के अंदर मतलब सब कुछ, कितने डब्बे के अंदर कितने डब्बे रहते हैं। तो दैट इज द थिंग कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इसको बहुत इग्नोर किया गया है एजुकेशन में। और इसको समझ लीजिए कि यही लाइफ की पूंजी है। ये लोग तो इतना आगे बढ़ गया, पीटर सलावे कहा कि आईक्यू तो ठगने का खेल है। ये तो सबके पास इक्वली डेवलप होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस से ही आदमी आगे बढ़ता है और उसको बढ़वाया जाए, और उसके अंदर लोभ, लालच, सब कुछ है। स्वयं
डिबेट है, जब कभी आपको टाइम मिले तो प्लेटो को पढ़िए, जो चीज़ें वहीं से निकली हैं। सुकरात चूँकि कबीर थे तो उनकी सारी बातों को प्लेटो ने रखा है, तर्कवाद वहीं से जन्म लेता है। तो कहता है कि न्याय से अन्याय बेहतर है, चूँकि न्याय कहीं ना कहीं वो मजबूरी में चीज़ें आती हैं, और अन्याय को समझे बगैर न्याय की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। और न्याय कंडीशनल होता है, ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट न्याय होता है, वो कंडीशन टू होगा। और कौन सा कंडीशन है? तो विधान है जिसको बनाया गया ताकि सिविलियन लाइफ बन सके, शहरी जीवन बन सके, नागरिक बन सके। तो वही चीज़ है कि लोभ अगर है तो वो भी पॉजिटिव होगा, ईर्ष्या होगा, उसको रिजेक्ट मत कीजिए। जैसे हम हिंदुत्व में ये प्रयास करते हैं, हिंदू फिलॉसफी में, कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होगा तो मनुष्य आगे नहीं बढ़ेगा, मनुष्य को संसार से विलग हो जाएगा। जो हिंदुत्व सिखाता है कहीं ना कहीं वो गलत है। विलग नहीं, संसार जीने की तैयारी है। अगर शिक्षा जीने की तैयारी है, जीवन जीने का उपक्रम है, इट इज़ अ प्रोसेस फॉर लाइफ लिविंग, तो फिर इसको कैसे रिजेक्ट करेंगे आप? तो ये इसके डोमेन में आता है कि और ये सारी चीज़ें से हम सक्षम होते हैं बात करने में, लिखने में, अभिव्यक्त करने में, कविता के अर्थ समझने में, कविता को जीवन से कनेक्ट करने में, कहानी से जीवन को कनेक्ट करने में। ये सारी चीज़ें इससे होती है। जैसे आप प्रेमचंद का ईदगाह पढ़ लेते हैं या सुदर्शन का पढ़ लेते हैं बाबा भारती। क्या है कि खड़ग सिंह को क्या बाबा भारती कहता है कि तू मेरा घोड़ा ले गया, ठीक है, तुम बीमार आदमी का एक्टिंग किया, मैं दे दिया, मैंने तेरे ऊपर दया किया, मेरी संवेदना जग गई, लेकिन तुम इसको लेके एक तरह से छीन लिए, तो कम से कम ये बात मत बोलना ताकि आने वाला जनरेशन में कोई लाचार आदमी को कोई मदद ही ना करे, कि इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। तो ये कितनी गलत बात हो जाएगी। फिर मानवता किससे चलती है, किससे ऊर्जित होती है? आचरण से, कंडक्ट से, गुड कंडक्ट से। और कंडक्ट किसका पार्ट हो जाता है? सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट का। तो कंडक्ट कभी भी, अगर हम नेशन का कंडक्ट बनाना चाहते हैं, चूंकि नेशन की जिम्मेवारी है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस नेशन में अगर कोई भी गलत व्यक्ति पैदा लेता है तो उसके लिए जवाबदेही इस देश के शिक्षकों की है। लेकिन हाँ, एक बात है कि शिक्षक को यह देश शिक्षक समझा नहीं। आज तक पहले कमीशन कोठारी आयोग से कहते हैं कि जीडीपी का 6% करो, आज तक यही चिल्ला रहे हैं, अभी भी कस्तूरी रंगन आयोग यही कर रहा है। और हम आज़ादी के 75 साल के बाद भी 6% नहीं कर सका कोई भी सरकार, अपने जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का नहीं कर सका। ऊपर से रेल का इंजन बड़ा हो गया और डब्बा बड़ा हो गया, तो इंजन बढ़ाना होगा ना। अब 15 डब्बे की गाड़ी हो गई एजुकेशन, ऐसे समझिएगा कि अब 15 डब्बा लग गया, पहले 12 को डब्बा था, 12 डब्बा में उतना खर्चा, 3 डब्बा को कैसे खींचा जाएगा? हॉर्स पावर तो बढ़ाइएगा ना। तो डेट इज प्रॉब्लम, ये एक समस्या है। अगर नहीं तो इसीलिए टीचर पे ये जवाबदेही बहुत प्रेसली नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप ही उसके जीवन को बनाते हैं। और कहीं ना कहीं वो बाबा भारती या वो काहे नहीं उस आईक्यू का आदमी बनता है, उतना प्रोफेशनल, जो वो चिमटा लेके आ जाता है एक छोटा सा बच्चा। कितनी बड़ी बातें, ऐसे सैकड़ों कहानियाँ पड़ी हुई हैं, ऐसे अमूर्त और मूर्तता में जाने की कहानियाँ बड़ी पड़ी हुई है। तो सकारात्मक संबंध बनाए और बनाए रखें इसके डेवलपमेंट से, कि पॉजिटिव रिलेशन, भावनाओं के अनुभव करें, प्रतिबंधित करें और व्यक्त करें। तीनों बात है, ये सारी बात पढ़ा चुका हूँ। अनुभव करो, फील करना चाहिए। जो भावनाएं हमें गुड कंडक्ट की ओर नहीं ले जा रहा है, आएंगी भावना, तो उसको क्या करना है? सप्रेस करना है। कैसे? कि उसको समझाना है और ऐसा आचरण दिखाना है जो वैधानिक रूप से, लोकाचार की दृष्टि से ठीक हो, और अन्वेंशन करें पर्यावरण के साथ, कनेक्ट विद द एनवायरमेंट। तो जो कुछ भी इस ढंग के प्रश्न, इस टॉपिक के प्रश्न में सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं, क्योंकि सोचते बहुत सीमित हैं, प्रश्न का दायरा बड़ा होता है। पर्यावरण संरक्षण संबंधी आंदोलन किस कैटेगरी में आ गया? कभी नहीं इसको संज्ञानात्मक विकास लिखी। कई अच्छे अच्छे टीचरों की किताब में देखता हूँ हल करते हैं, कई जगह गलती कर देते हैं। चूंकि इस पर कहीं डिटेल लिखा ही नहीं गया, इसलिए वो नहीं कर पाते हैं। हम लोगों को सौभाग्य मिला कि सबको पढ़ाने का, चाहे यूपीएससी प्रिंसिपल हो या आज सेंट्रल स्कूल में
हम आपके केंद्रीय विद्यालय में ही असिस्टेंट कमिश्नर को पढ़ा रहे हैं और सिविल सर्विस में विगत 25 वर्षों तक मैंने हिस्ट्री पढ़ाया, इधर इथिक्स पढ़ाया। कुछ दिनों से छोड़ दिया उससे, क्योंकि रुचि मेरी रही कि मैं शिक्षा में काम करूं। फिर कभी मौका मिलेगा तो देखूंगा। तो बड़ा ऑरा बनाइए और इस टॉपिक का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसी बच्चे से बच्चे में क्या आता है? कॉन्फिडेंस किसी चीज को करने का। इसी से बच्चे के अंदर इंपैथी डेवलपमेंट होती है। आज इस संसार में सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में देखता हूं तो इंपैथी। खत्म है इंपैथी। क्या है उसके? इंपैथी है क्या? एक तो बड़ा दुख होता है जब इसका अनुवाद कर देते हैं लोग, सारे किताब में आप अनुवाद, परानुभूति। अब शब्द ही नहीं कनेक्ट होता है। जब तक शब्द नहीं कनेक्ट होगा तो कैसे शब्द? अरे अनुभूति जो है, मतलब इंपैथी जो है वो बड़ा सिंपल है। हमदर्दी, इतना बढ़िया उर्दू का शब्द है हमदर्दी, और ठीक एक शब्द आ जाता है सिंपैथी, सहानुभूति। तो हमदर्दी और सहानुभूति में क्या अंतर है? कि सहानुभूति टाइमिंग चीज है। ये है, रोड पे कोई गिर जाता है, 4 आदमी दौड़ता है, देखता है कैसे गिर गया, क्या हुआ, या कोई उसी के बदौलत आप किसी भिखमंगे को कुछ पैसा भी दे देते हैं, और उसी के चलते आप किसी को थोड़ी मदद भी कर देते हैं। देखते हैं कोई विकलांग है, कोई कुछ है, तो जीवन में उसको आप थोड़ी देर के लिए, मतलब उसमें कंडक्ट ऑफ मोरल नहीं इन्वॉल्व होता है, उसमें लॉन्गेविटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जाती है। किसी को 10 रुपया दे चाहिए, हो गया, आपके पिताजी मर गए, हाँ बड़ा दुख हुआ, और रेस्ट इन पीस RIP लिख दिए, हुआ तो हाँ 2 मिनट चले गए, निगम बोध घाट या कहीं भी घाट पे चले गए, घाट पे चल के 2 ढंग की बातें हो रही हैं। अब झूठ मूठ के उस आदमी के पीछे की कुछ प्रशंसात्मक बात हो रही है, फिर आए घर नहाए, भूल गए कौन था। लेकिन हमदर्दी एक पार्ट ऑफ कैरेक्टर है, ये सिविल सर्विस के एथिक्स में भी है। दिस इज अ पार्ट ऑफ कंडक्ट, पार्ट ऑफ कैरेक्टर, पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। अगर व्यक्तित्व के अंदर हमदर्दी नहीं है तो मनुष्य होने का कोई मतलब नहीं है। आप मनुष्य होकर जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ देर के लिए सहानुभूति आपकी होनी चाहिए। हर चीज के प्रति जीवन में लंबी सहानुभूति, आप जब तक जिंदा है तब तक उसके प्रति हमदर्दी रहेगी, वो इंपैथी होगी। तो इंपैथी लाने वाला यही है, आत्मविश्वास लाने वाला यही है, सहानुभूति लाने वाला यही है। समझ रहे हैं? तो जितनी चीजें हैं, कोई एहसास होना, प्रेम होना, आंख से आंसू भावना में गिर जाना, दर्द होना, ये सारा सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है। किसी से नफरत होना भी यही है, ईर्ष्या होना भी यही है, किसी से दूरी बनाना भी यही है। ये सारा चीज अगर किसी के अंदर आता है तो इसी के साथ है। तो सारे धर्म इसी के साथ आपके जुड़ते हैं। नेक्स्ट, बच्चों का सामाजिक भावनात्मक विकास से उसका पूरा जीवन प्रभावित होता है। अगर हम बच्चों को संज्ञात्मक विकास में थोड़ी कंजूसी कर दें, थोड़े से भाषा में तो हमारा कोई रोल ही नहीं है, बिल्कुल भूल जाइए। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, क्या आते हैं बता दूंगा, लेकिन कोई रोल नहीं है, वो खुद सीख चुका है। और बाद में समाज का उसमें कुछ रोल होता है, उसकी वोकेबलरी बढ़ती है। जब उसको कोई बाबा दादा ले जाता है, बताता है अच्छा ये मछली है, ये पानी में रह रही है, पेड़ लगा, अच्छा ये बम्बैया आम है, ये मालदा आम है, अच्छा ये खजूर का पेड़ है, ये कुछ भी है। तो वोकेबलरी बढ़ाता है समाज, तो वोकेबलरी बढ़ता है, लेकिन कम्युनिकेशन वो जान चुका होता है, वो पूछता है कि ये क्या है। तो वोकेबलरी, शब्द की चेतना बढ़ती है, शब्द का संग्रह बढ़ता है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा आप बहुत साइलेंट रह के भी इस काम को कर सकते हैं कि उसके जीवन में वो नकल करके सीख रहा है, नकल करना भी गुरु का, उस आचरण करना भी वो सीखता है, तो कहीं ना कहीं आप सफल होते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं? फिर शिक्षा में 2 डिबेट खड़ा होता है। वन थिंग इज द हेरिडेटरी, वंशागुणत कुछ चीज़ों को लेकर इंसान आता है। बुद्धि भी
बुद्धि, संस्कृति, समाज, ये सब कुछ विरासत में व्यक्ति लेके आता है। ढेर सारा चीज विरासत में लेके आता है। जब इस संसार में वो आता है तो बुद्धि उसकी विरासत में होती है, वो जेनेटिक चीजें हैं। उसके अंदर जो संस्कृति है वो तो खुद नहीं कहता है कि किस घर में जन्म लेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, गांव, शहर। तो जहां आता है उसकी पूरी लोकाचार, पूरी संस्कृति, पूरी भाषा भी मनुष्य विरासत में लेके आता है। लेकिन क्या विरासत में लेके नहीं आता है, तो उसके बाद जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, या ये चारों डेवलपमेंट को आप माने कि विरासत में नहीं रहता। फिर वो दौड़ना चलना सीखता है, फिर वो भाषा कम्युनिकेशन यहाँ सीखता है, फिर संज्ञात्मक विकास उसके अंदर होता है। और ये सारे का डोमेन है क्या कि मात्र 25 से 30% भूमिका है विरासत में लाए हुए चीज़ों का किसी बच्चों के पढ़ने लिखने में, निर्माण में। लेकिन फ्रॉम 60 to 80% उसमें रोल है पर्यावरण का, बाह्य आवरण का, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आती है। पर्यावरण का मतलब यहाँ पेड़ पौधा नहीं है, स्कूल, टीचर, सारी चीज़ें जो यहाँ उसको ट्रेंड करती हैं, सिखाती हैं, उससे वो सीखता है। और उसमें सबसे बड़ा उसमें रोल किसका है, तो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट का है, उसका 80% रोल है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल पीपुल। तो अब जैसे बच्चों से, परिवार से लेकर स्कूल तक एक शब्द है इंटरपर्सनल रिलेशन, अंतर्वैयक्तिक संबंध। तो ये इंटरपर्सनल रिलेशन से वो एक्सपीरियंस करके और चीज़ों को बनाता चलता है, और उस बनावट से ही उसकी बड़ी स्लोली देखने में बाहर से लगता है, उसकी जर्नी शुरू हो जाती है। और वो जर्नी कनेक्ट, डिकोड करना अगर आप सीखते हैं तो वही जीन पियाजे बहुत कुछ सिखा जाते हैं कि कैसे जीन पियाजे संज्ञात्मक विकास की बात करते हैं, लेकिन साथ साथ सारी बातें हो जाती हैं कि कैसे कब ईगो होता है। सेकेंड फेज में जब बच्चा 2 से 7 में होता है तो थोड़ा ईगो, लेकिन वो ईगो क्या है, शर्म है, झिझक है। तो शर्म और झिझक क्या है, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है। तो शर्म होगी, थोड़ी झिझक होगी, थोड़ी ईगो होगी, थोड़ा चीज़ों को बांट के, चोट के, मिल बैठ के खाना नहीं चाहता है, चीज़ों पर थोड़ा अपना हक ज़्यादा जमाना चाहता है। और ये मनुष्य में नहीं, पशु में भी देखा गया है। कई केस ऐसे हुए हैं कि अगर किसी ने कोई इंग्लिश ब्रीड का डॉग पाल लिया और उसके सामने, छोटे बच्चे के सामने अपने छोटे बच्चे को प्यार कर रहा है, तो कई बार उस डॉग ने उसकी हत्या कर दी उस बच्चे की। तो इमोशंस, नेचर में जो कुछ भी है उसके अंदर इमोशन है, चाहे वो पशु हो या मनुष्य हो। पशु के पास अगर सच अर्थों में कहा जाए तो केवल इमोशन है, इसीलिए मनुष्य उससे बहुत कनेक्ट होता है। चूंकि इमोशन कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, इमोशन में। एक गैया भी आपका इंतजार करेगी, अगर फिक्स टाइम पे आप खाना दे रहे हो तो घूमती रहेगी, बहुत ही बड़ा द्रवित आंखों से आपको देखती रहेगी, वो बिल्कुल एक कनेक्ट हो जाएगा। घोड़ा, कुत्ता, सबके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। तो इमोशन ऐसी चीज है, उसकी हत्या ना हो, ये शिक्षा का मूल कर्तव्य है, मूल उद्देश्य है कि जिस दिन इमोशन की हत्या हो गई, वो बच्चा अपने टीचर से, अपने स्कूल से कनेक्ट नहीं होगा। वो एक समानांतर दुनिया बनाएगा और उसी दुनिया के भाया वो क्रिमिनल तक बन जाएगा। आपको आश्चर्य होगा कि इतना अच्छा बच्चा क्रिमिनल बन गया, गलत काम करने लगा, गलत नशे के दुरुपयोग में चला गया, चूंकि उसके इमोशनल बैलेंसेस को हमने बिगाड़ने का काम किया है, हमने उसको नहीं संतुलित रहने दिया है। तो कितना जोखिम का काम हम गुरुओं के कंधों पे है, इसको भी समझना होगा। और बच्चे के अंदर एक काउंटर जजमेंट होता है, प्रति न्याय की भावना होती है। क्या है काउंटर जजमेंट? तो ये पूरा इमोशनल इंटेलिजेंस से बच्चा हर क्षण किसी चीज को जज करता है, देखता है। तो जज करने में अगर उसको ऑनेस्टी नहीं दिखती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती है, तो उसके जीवन में वो चीजें आ जाती हैं और वही सिगमंड फ्रायड का कॉम्प्लेक्स व्यक्ति बनता है।
वही जटिल व्यक्ति बन जाता है, जिसको संभालना सोसाइटी के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि जीवन जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है किसी का, जितनी उसमें पारदर्शिता है, उतना उसमें न्याय भरा पड़ा है। अगर वो पारदर्शिता को नहीं दिखाना चाह रहा है, अगर कहीं ना कहीं वो कुंठा दिखा रहा है, तो सदैव संदेह में उसकी लीडरशिप होगी। वो विश्व विजेता होकर भी हिटलर की तरह गोली मारेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हिटलर के व्यक्तित्व में कॉम्प्लेक्सिटी थी। वो बहुत हीन भावना से ग्रसित व्यक्ति था, इसलिए उसको मानवता से प्रेम नहीं था। नहीं तो मनुष्य वो कुकर्म नहीं कर सकता जो हिटलर, हालांकि सफलता की ऊंचाई पाया। बहुत से लोग समाज में आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत सफलता पाई है, लेकिन उसके डीड्स जो हैं, उनके साधन जो हैं वो पवित्र नहीं है। तो व्यक्तित्व उसका साध्य के रूप में, रिजल्ट के रूप में, परिणाम के रूप में, तो कैसे व्यक्तित्व अच्छा होगा। इसीलिए बहुत अच्छी बात आचार्य श्री राम शर्मा ने कहा है कि उन्हें मत सराहो जिन्होंने अनीतिपूर्वक संपत्ति कमाई हो या नाम कमाया हो। चूंकि ये कहीं ना कहीं आइडियल सीप की ओर जाता है, मूर्ति पूजा की ओर जाता है, और व्यक्ति समाज में जब किसी व्यक्ति की मूर्ति के रूप में उसको स्थापित करना चाहता है, बहुत जयकारा उसका करता है, तो पूरी पीढ़ी इस दंश को झेलती है और समाज कष्ट झेलेगा। क्योंकि मनुष्य को मनुष्य रहने दिया जाए। खासकर पॉलिटिकल लाइफ में हम देखते हैं कि ऐसा होता है, और नहीं होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्तित्व के चलते होता है। ये नहीं है कि बहुत बड़ा हो गया तो बहुत बड़ा अंतर है। जब आप नेपोलियन के व्यक्तित्व को देखेंगे, नेपोलियन में भी वो सपना था जो हिटलर में है, सिकंदर में भी वो सपना था, अशोक में भी वो सपना था, अकबर में भी वो सपना था। लेकिन सबके डीड करने के तरीके आप देखेंगे तो लगेगा कि हिटलर वाकई में बहुत ही निकृष्ट इंसान का नाम है, और वो इंसान है नहीं हिस्ट्री की किताबों से, तो बल्कि उसके दर्द को, मतलब उस आदमी को बहुत ही गलत ढंग से शुरुआत ही उसके नाम के साथ करनी चाहिए। तो ये फर्क है। तो सोच लीजिए कि आप शिक्षा को कहाँ ले जा रहे हैं। क्या आप इस देश में गांधी पैदा करना नहीं चाहेंगे? क्या इस देश के अंदर आप नहीं चाहेंगे कि कोई शंकराचार्य हो? आप नहीं चाहेंगे कि वसुबंधु हो, अश्वघोष हो, नागार्जुन हो, बुद्ध हो, जैन हो, लोकायती हो, अजित केश कंबली हो? क्या आप महात्मा गांधी नहीं चाहेंगे इस देश में हो? तो ये कैसे होंगे? ये तभी होंगे जब आप उसके इस पार्ट को मैग्निफाइड करके, संवर्धित करके देखेंगे, तब जाके चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो गुरुवार क्लास अच्छा लगे तो आशीर्वाद में एक ही बात, इस वीडियो को फैलाओ। ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरे पास इतने साधन नहीं है कि मैं इसको फैलाऊं भी और पढ़ाऊं भी। तो यही आग्रह करता हूं। फिर दूसरे क्लास में मिलते हैं, और क्वेरीज करो, सवाल पूछो, सवाल का डिस्कोर्स करो। ज्ञान का सबसे सघन और सही माध्यम वही है। तो यही आशा के साथ, जय हिंद।